हेलो फ्रेंड्स। आज का हमारा चैप्टर है दैनिक जीवन में पृथक्करण की विधियाँ। पृथक्करण का मतलब होता है कि चीज़ों को अलग अलग करना। आप लोग जानते हैं यहाँ पर हम एनसीईआरटी साइंस की बुक क्लास 6 की जो बुक है उसके चैप्टर को डिस्कस करते हैं और सबसे लास्ट में उस चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बीपीएससी के लेवल से इंपॉर्टेंट है उन सभी को डिस्कस करते हैं। तो आप लोग ये पूरी जो वीडियो है उसको ध्यान से देखा करिए, क्योंकि लास्ट में हम आपसे क्वेश्चन भी पूछते हैं जिसके आंसर जो है वो बीपीएससी के लेवल से बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले परिभाषाएं हैं यहाँ पर। पहला शब्द है मिश्रण। क्या होता है? जिसको मिक्सचर बोलते हैं। तो वह पदार्थ जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ मिले होते हैं, जैसे गेहूं और चावल, नमक और जल। मिश्रण के अवयवों को विभिन्न विधियों से पृथक किया जाता है। यानी कि जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिले हों तो उनको मिश्रण कहते हैं। वो चाहे गेहूं और चावल का भी हो सकता है, यानी कि गेहूं के दाने में चावल के दाने पड़े हों, या नमक और जल का भी हो सकता है। उन सभी मिश्रणों को कई विधियों से अलग किया जाता है। वो विधियां कौन कौन सी हैं इसके बारे में हम लोग डिटेल से जानेंगे। सबसे पहले हस्तचयन यानी हैंड पिकिंग क्या होती है? तो हैंड पिकिंग ये होती है कि किसी ठोस मिश्रण में हाथ द्वारा कणों को उनके आकार, रंग और आकृति के अंतर के आधार पर अलग करना। यानी कोई ठोस मिश्रण है, उसमें अगर किसी भी आकार, आकृति या रंग के आधार पर आपको कोई भी अंतर लग रहा है तो उनको हाथ के द्वारा अलग करना क्या कहलाता है? हस्तचयन कहलाता है। ये तब उपयुक्त होती है जब पृथक किए जाने वाले कण जो होते हैं वो कम मात्रा में होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल क्या है? तो जब मम्मी लोग घर पे खाना बनाती हैं तो चावल से कणों को अलग करती हैं। किस तरीके से करती हैं? तो हाथ के द्वारा करती हैं। तो इसी को बोलते हैं हस्तचयन, यानी चावल को अलग करना और उसमें से छोटे छोटे जो महीन महीन कण होते हैं, चाहे वो मिट्टी के हों या किसी भी चीज़ के अलग कण होते हैं, उनको अलग करना। तो इसी को बोलते हैं हस्तचयन। ये तभी पॉसिबल होगा जब पृथक किए जाने वाला जो सामान होता है वो कम मात्रा में हो या उसमें कम कण हो। फिर देखिए थ्रेशिंग क्या है? तो पूलों यानी कि अनाज की जो बालियां होती हैं उनको पूल बोलते हैं। पूलों को पीट कर उनमें से अनाज के दाने पृथक करने की प्रक्रिया होती है। आप लोग देखते होंगे, कभी गांव में जाते होंगे या पहले टाइम पे लोग देखते थे, एक बड़ा सा किसी डंडे से फसल को क्या करते थे? सूखी हुई फसल को पीटते थे। उससे क्या होता था? दाना अलग हो जाता था और बालियां अलग हो जाती थी। पारंपरिक रूप से ये हाथ से होता था, लेकिन आधुनिक जो है तो थ्रेसिंग मशीन आ गई है, जिसके द्वारा अब जो आपका दाना है वो अलग हो जाएगा और बालियां अलग हो जाएंगी। ओसाई या बिनोइंग किसे बोलते हैं? तो मिश्रण में से भारी और हल्के अवयवों को हवा या फूंक मारकर पृथक करने की विधि होती है। इसमें भारी कण जो होते हैं वो नीचे बैठ जाते हैं और भूसी उड़ जाती है। इसके लिए आप सूप का प्रयोग भी कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, शब्द है चालन या फिर छानना, जिसको हम लोग छानना बोलते हैं। तो चलनी के उपयोग से कणों के आकारों के आधार पर ठोस पदार्थों को पृथक करने की प्रक्रिया होती है। छोटे कण छिद्रों से निकल जाते हैं इसमें, और बड़े कण क्या हो जाते हैं? ऊपर रह जाते हैं। फिर है बाष्पीकरण। तो जल में घुले ठोस को पृथक करने की विधि होती है। जल बाष्पित होकर ऊपर उड़ जाता है और जो ठोस होता है या नमक है वो शेष रह जाता है। समुद्र से नमक बनाने के लिए यही प्रक्रिया यूज की जाती है। जो समुद्र का जल है उसको क्यारियों में क्या करते हैं? विभाजित कर देते हैं, उसमें समुद्र का जल जो है वो भर देते हैं। फिर जब बहुत तेज धूप होती है तो पानी जो है वो बाष्प बन के ऊपर मतलब उड़ जाता है और उसकी तली में जो है वो नमक बैठ जाता है। तो समुद्र के पानी से जल इसी विधि से बनाया जाता है। इसमें लिखा भी है कि समुद्री जल से नमक इसी प्रकार प्राप्त किया जाता है। फिर लिखा है अपसादन। तो किसी द्रव के तल पर भारी अघुलनशील अवयव के जमा होने की प्रक्रिया होती है ये, जैसे कि चाय की पत्तियां चाय में नीचे बैठ जाती हैं। फिर निस्तारण क्या होता है? तो अवसाद के बाद बर्तन को तिरछा करके द्रव को निकाल देने की प्रक्रिया होती है। यानी जब आप लोग कभी भी चावल को धुलेंगे या दाल को धुलेंगे तो आप क्या करते हैं? हल्का सा बर्तन को तिरछा करते हैं और पानी को निकाल देते हैं, और पीछे साइड में आपकी दाल या चावल जो हो जाता है वो आपको मिल जाता है। तो इसमें एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि इसमें पानी पूरी तरीके से पृथक नहीं होता है। जब भी आप चावल को धुलेंगे, चावल बनाने के लिए या दाल को धुलेंगे, तो आप बर्तन को तिरछा करके पानी निकालते हैं, लेकिन देखते होंगे थोड़ा बहुत पानी जो है वो नीचे रह जाता है। यहाँ पर लिखा है कि चावल और दाल धोने में ये प्रयोग किया जाता है, लेकिन पूरी तरीके से इसमें पृथक नहीं होता है। फिर लिखा है निस्यंदन या फिल्ट्रेशन क्या है? तो अघुलनशील ठोस अवयव को द्रव से पृथक करने के लिए फिल्टर पात्र या कपड़े का उपयोग किया जाता है। फिल्टर पात्र में अत्यंत सूक्ष्म छिद्र रहते हैं।
तो इसका मतलब क्या है कि अघुलनशील जो ठोस अवयव होते हैं उनको द्रव से पृथक करने के लिए क्या किया जाता है, ऐसे कण जो कि द्रव में पूरी तरीके से घुलनशील नहीं होते हैं उनको किसी भी महीन कपड़े से या फिल्टर पथ के द्वारा क्या करते हैं, उसमें डालते हैं तो द्रव नीचे निकल आता है उस महीन कपड़े से, और जो भी अघुलनशील कण होते हैं वो उस कपड़े में रह जाते हैं। तो इसी को निस्यंदन या फिर फिल्ट्रेशन कहते हैं। अगला शब्द है मथना। तो मथना से आप लोग समझ जाते हैं कि जब दही को मथा जाता है तो मक्खन ऊपर आ जाता है और उसके नीचे तरी में छाछ जो है वो बैठ जाता है। तो मथना में लिखा है कि दही को मथनी से मथ कर हल्का मक्खन ऊपर तैरता है और भारी छाछ नीचे रह जाता है। कैसे काम करता है, तो मिश्रण के घनत्व में अंतर का उसमें उपयोग होता है। फिर लिखा चुंबकीय पृथक्करण क्या है, तो चुंबक द्वारा चुंबकीय और अचुंबकीय पदार्थों को पृथक करने की प्रक्रिया होती है। लोहे की कीलें लकड़ी के बुरादे से अलग करना, यानी चुंबक के द्वारा चुंबकीय और अचुंबकीय पदार्थों को अलग करने की प्रक्रिया है। चुंबकीय पदार्थ यानी कि जो भी लोहे के पदार्थ होंगे वो सभी इसमें चिपक जाएंगे और जो अचुंबकीय पदार्थ हैं वो चिपकेंगे नहीं। तो लोहे की कीलें लकड़ी के बुरादे से अलग करने का ही तरीका है। मान लीजिए लकड़ी के बुरादे में लोहे की कीलें पड़ी हैं तो आप कैसे उसको चुनेंगे, तो उसको चुंबक के द्वारा निकालेंगे। जो लोहे की कीलें होंगी वो चुंबक में चिपक जाएंगी और लकड़ी का बुरादा अलग हो जाएगा। फिर लिखा है औद्योगिक या फिर विद्युत चुंबक से। नेक्स्ट है फिल्टर पात्र क्या होता है या फिल्टर पेपर, फिल्टर पत्र क्या होता है या फिल्टर पेपर किसे बोलते हैं, तो अत्यंत सूक्ष्म छिद्रों वाला विशेष कागज जिसका उपयोग निस्यंदक के रूप में होता है, जैसे कि कपास, चारकोल, रेत में भी निस्यंदक के रूप में उपयोग किया जाता है ये। नेक्स्ट है चुंबकीय पदार्थ क्या है, तो वे पदार्थ जो चुंबक के प्रति आकर्षित होते हैं जैसे कि लोहा है, ये सभी क्या होंगे, चुंबकीय पदार्थ होंगे। और अचुंबकीय पदार्थ के अंतर्गत क्या आएगा, तो लकड़ी है, प्लास्टिक है, कागज है, ये सभी अचुंबकीय पदार्थ के अंतर्गत आएंगे। इसके बारे में हम लोग प्रीवियस चैप्टर में काफ़ी डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। फिर लिखा हुआ है सभी पृथक्करण विधियाँ, तुलनात्मक तालिका यहाँ पर दी हुई है, यानी कौन कौन सी विधियाँ होती हैं, इनकी तुलनात्मक तालिका क्या है। सबसे पहले जो विधि आती है वो है हस्तचयन। तो मिश्रण का प्रकार क्या है, हस्तचयन का प्रयोग कब करते हैं हम लोग, तो ठोस को ठोस से अलग करने के लिए। आधार क्या है, तो आकार, रंग, आकृति में अंतर के लिए, जैसे दाल से कंकड़ को निकालना, पुलाव से मिर्च को निकालना। थ्रेशिंग, तो ठोस से ठोस को अलग करने के लिए, यानी ठोस से ठोस अनाज को अलग करने के लिए। पीट कर दाने अलग किए जाते हैं इसमें। ये पूलों से गेहूं, हमने बताया था पूल का मतलब होता है बालियां, यानी बालियों से गेहूं या धान के दाने अलग करने में इसका प्रयोग किया जाता है। ओसाई या विनोइक का प्रयोग, तो ठोस से ठोस यानी हल्का भारी सामान को अलग करने के लिए। वायु से हल्के भारी अवयव अलग हो जाते हैं और अनाज से भूसी अलग हो जाती है। सूप का भी प्रयोग इसमें हम कर सकते हैं। चालन या छानना क्या है, तो ठोस से ठोस को अलग करना छिद्रों के आकार से, यानी जब आप किसी चीज़ को छानेंगे तो बड़े बड़े छिद्र ऊपर रह जाएंगे और छोटे जो ठोस छिद्र हैं वो नीचे आ जाते हैं छन के। तो आटे से चोकर को अलग करना या रेत से कड़ को अलग करना, रेत से कंकड़ को अलग करना। फिर लिखा है बाष्पीकरण क्या है, तो ठोस से द्रव को अलग करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। द्रव बाष्पीकृत होकर ऊपर उठ जाता है, ठोस जो है वो नीचे बसता है। नमक विलयन से नमक मिलता है या फिर समुद्र से नमक मिलता है। नेक्स्ट है विधि अवसादन। तो अवसादन का प्रयोग कब करते हैं, ठोस से द्रव को अलग करने के लिए, यानी ऐसे पदार्थ जो कि द्रव में अघुलनशील हैं वो अलग हो जाएंगे। तो अवसादन क्या है, जो भारी कण होते हैं वो नीचे बैठ जाते हैं। चाय की पत्तियां नीचे हो जाती हैं या फिर मटमैले जल में। तो जब आप चाय बनाते हैं तो क्या देखते हैं कि चाय की पत्ती नीचे बैठ जाती है और चाय ऊपर ऊपर आ जाती है। फिर लिखा है निस्तारण क्या है, तो ठोस से द्रव को अलग करने के लिए ऊपरी द्रव को तिरछे बर्तन से निकालना, जैसे चाय पत्ती छोड़कर चाय निकालना या फिर चावल को धोना। लेकिन ये पूरी तरीके से अलग नहीं होता है। अगर आप चाय की पत्ती को बिना छाने चाय अलग करेंगे तो थोड़ी थोड़ी सी चाय जो है वो नीचे पात्र में बैठी रहेगी, या चावल को जब आप धुलेंगे तो पानी निकल जाएगा लेकिन थोड़ा थोड़ा जो पानी है वो चावलों में बचा रहेगा। निस्यंदन या फिल्ट्रेशन क्या है, तो ठोस और द्रव के बीच में ये होता है, फिल्टर छिद्रों से द्रव जो है वो निकल जाता है। मटमैला जल शुद्ध करना, मतलब इसका जो उपयोग है वो कब करेंगे, उदाहरण है कि मटमैले जल को शुद्ध करने के लिए या चाय को छानने के लिए। मथना
तो द्रव से द्रव या द्रव से ठोस को अलग करने के लिए इसका प्रयोग होता है। आधार क्या है? तो घनत्व में अंतर होता है इसमें। दही से मक्खन अलग करना, ये इसका एग्जाम्पल है। चुंबकीय पृथक्करण तो क्या है? तो ठोस से ठोस को अलग करने में इसका यूज होता है। इसका आधार क्या है? तो चुंबकीय और अचुंबकीय पदार्थों को इसमें हम लोग छांटते हैं, या चुंबकीय अचुंबकीय पदार्थ को हम प्राप्त करते हैं। कैसे करेंगे? तो लोहे की कीलें बुरादे से प्राप्त करेंगे, या कबाड़ में लोहा कितना है तो इसको कैसे प्राप्त करेंगे? इस चुंबकीय पृथक्करण के द्वारा हम कबाड़ से लोहे को प्राप्त करेंगे। ठोस ठोस मिश्रण की पृथक विधियां क्या हैं? तो इसको जान लेते हैं। पहली विधि है हस्तचयन। विवरण में है कि कण के आकार, रंग, आकृति के आधार पर हाथ से इसको हम छांटते हैं। कब उपयोग करते हैं? तो कम मात्रा में पृथक किए जाने वाले कण हो, आसानी से उठाए जा सके। यानी जब पृथक किए जाने वाले कम मात्रा में हो और जिनको हम आसानी से उठा सकते हैं, तो ऐसी चीज़ों के लिए हम अपने हाथों का प्रयोग करते हैं। सीमा क्या है? कि बड़ी मात्रा में व्यवहारिक नहीं है, इसमें समय लगता है। इसीलिए अगर ज़्यादा सामान है या ज़्यादा मात्रा में आपको चीज़ें पृथक करनी है तो आप हाथ से नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें टाइम लगेगा। थ्रेसिंग की बात करें तो आपकी जो बालियां होती हैं उनको पीट कर दाने को अलग किया जाता है। पहले ये किसी भी ऐसे डंडे से किया जाता था कि डंडे से फसल को पीटा जाता था तो बाली अलग हो जाती थी, कण अलग हो जाता था। लेकिन आधुनिक काल में अब थ्रेसिंग मशीन का यूज होने लगा है। उपयोग कब करते हैं? तो पूलों से यानी कि बालियों से अनाज के दाने अलग करने के लिए हम इसका उपयोग करते हैं। सीमा इसकी ये है कि भूसी से दाने जो है वो पूरी तरीके से अलग नहीं होते हैं, बाद में इसमें ओसाई की ज़रूरत भी पड़ती है। ओसाई क्या है? तो सूप से थ्रेस किए गए दाने वायु की दिशा में हिलाते हैं तो भूसी जो है वो उड़ जाती है, दाने नीचे रह जाते हैं। यानी जब हम थ्रेस करते हैं दानों के, या किसी भी फसल को थ्रेसिंग के माध्यम से बाली को अलग और दाने को अलग करते हैं, तो पूरी तरीके से जो भूसी है वो दानों से अलग नहीं हो पाती है। उसके बाद ओसाई की प्रक्रिया होती है, तो वही थ्रेस किए गए जो दाने होते हैं वो हम लोग सूप में डालेंगे, और जिधर आपकी हवा बहती है उस तरफ हम सूप से उसको क्या करेंगे? हिलाएंगे, तो भूसी उड़ जाती है और दाने शेष बच जाते हैं। कब उपयोग करते हैं? जब भारी हल्के अवयव अलग करने हों। सीमा इसकी ये है कि ये प्रक्रिया आपकी बंद कमरे में नहीं हो सकती, इसके लिए हवा की ज़रूरत होती है। नेक्स्ट है विधि है चालन। तो विवरण ये है कि चालनी से छिद्रों से छोटे कण निकलते हैं, बड़े कण रुक जाते हैं। कब उपयोग करते हैं? तो जब हमको आटे से चोकर अलग करना हो तो आटा क्या होगा? नीचे निकल जाएगा पात्र में, और चोकर जो है वो चलनी में बैठ जाता है। रेत से कंकड़ को अलग करना है तो रेत नीचे चली जाएगी और कंकड़ जो है वो चलनी में रह जाएंगे। जब हम लोग का घर बनता है, कोई भी चीज़ बनवाते हैं, तो इसी तरीके से रेत से पत्थर को अलग किया जाता है। फिर सीमा इसकी ये है कि छिद्र सही आकार के होने चाहिए। चुंबकीय पृथक्करण तो विवरण में है चुंबक से मिश्रण पर घुमाना, लोहे की वस्तुएं इसमें चिपक जाएंगी। यानी कोई मिश्रण है और आपको पता करना है कि कौन कौन सी इसमें चुंबकीय पदार्थ हैं, तो उस मिश्रण पे आप चुंबक को घुमाएंगे, जो भी चुंबकीय पदार्थ होंगे वो उस चुंबक पे चिपक जाएंगे। उपयोग कब करते हैं? तो लोहा और अन्य सामग्रियों के मिश्रण में। यानी अगर कोई अन्य सामग्री है उसमें लोहे के कण पड़े हैं और आपको उसको अलग करने में दिक्कत हो रही है, तो आप वहाँ पर चुंबक का प्रयोग करेंगे, जितने भी लोहे के कण हैं वो उसमें चिपक जाएंगे। सीमा ये है कि केवल चुंबकीय पदार्थों के लिए ही ये प्रयोग होगा, यानी केवल चुंबकीय पदार्थों में ही आप चुंबक का प्रयोग कर सकते हैं। ठोस द्रव मिश्रण की पृथक विधियाँ क्या हैं? तो पहली विधि है वाष्पीकरण। विवरण ये है कि द्रव में घुले ठोस को गर्म करके द्रव वाष्पित कर दिया जाता है और ठोस नीचे शेष रह जाता है। कब उपयोग करते हैं? तो नमक विलयन से नमक बनाने में, आयुर्वेद में औषधि बनाने में भी इसका उपयोग किया जाता था। विशेष बात यह है कि समुद्र से नमक, धूप और हवा से जल वाष्पित हो जाता है और नमक जो है वो शेष बच जाता है। अपसादन तो भारी अघुलनशील कण नीचे बैठ जाते हैं। कब उपयोग करेंगे? तो मटमैले जल में मिट्टी को अलग करने के लिए, चाय पत्ती से चाय को अलग करने के लिए। फिर अपसादन के बाद निस्तापन किया जाता है। विशेष बात यह है कि अपसादन के बाद की प्रक्रिया होती है उसको निस्तापन बोलते हैं। निस्तापन क्या है? तो अपसादन के बाद बर्तन तिरछा करके ऊपर का द्रव निकाला जाता है। कब उपयोग करते हैं? तो चावल और दाल को धोने में या चाय पत्ती को छोड़ने में। सीमा इसकी ये है कि पूरी तरीके से इसमें पृथक्करण नहीं होता है। फिर ये निस्यंदन मतलब फिल्ट्रेशन। तो फिल्टर पत्र या कपड़े के छिद्रों से द्रव निकलता है और ठोस रुक जाता है। कब उपयोग करेंगे? तो मटमैला जल को शुद्ध करने में या चाय छानने में इसका उपयोग करेंगे। विशेष बात यह है कि फिल्टर पत्र अत्यंत सूक्ष्म छिद्र जैसे कि कपास, चारकोल, रेत में भी उपयोग किया जाता है।
यानी फिल्टर पथ का उपयोग हम कपास में, चारकोल में या रेत में भी उपयोग कर सकते हैं, या फिर अत्यंत जो सूक्ष्म या फिर छोटे कण होते हैं उनको अलग करने में भी हम कर सकते हैं। फिर लिखा है मथना क्या है, तो मथनी से दही, मथने व हल्का मक्खन ऊपर तैरता रहता है। यानी जब हम मथनी को दही में घुमाएंगे तो मक्खन ऊपर आ जाएगा और जो आपका छाछ है वो नीचे तरी में बैठ जाएगा। उपयोग कब करेंगे, तो दही से मक्खन निकालने में, घर में मिक्सर में भी इसका प्रयोग होता है। विशेष बात यह है कि हल्का अवयव ऊपर हो जाएगा और भारी नीचे हो जाएगा, घनत्व का सिद्धांत यहाँ पर लगेगा। मिश्रण और उपयुक्त पृथक्करण विधियाँ, तो पहली क्या है, मिश्रण में गेहूं के आटे में चोकर। तो विधि क्या है इसमें, इसको छाना जाएगा, यानी कि गेहूं के आटे में अगर चोकर मिला है तो आप इसको कैसे अलग करेंगे, तो इसको चालनी से या फिर छान के इसको अलग करेंगे। कारण ये है कि कणों के आकार में इसमें अंतर होगा। दही से मक्खन, तो इसके लिए आप मथेंगे। अगर आपको दही से मक्खन निकालना है तो इसके लिए आप मथनेंगे, इस जो विधि है उसका प्रयोग करेंगे। कारण ये है कि घनत्व का अंतर इसमें आएगा और मक्खन जो है वो हल्का होता है तो वो ऊपर आ जाएगा और छाछ नीचे बैठ जाएगा। नमक विलयन से नमक, तो इसमें वाष्पीकरण की विधि काम करेगी। जल वाष्पित होकर ऊपर उठ जाएगा और शेष जो नमक है वो नीचे रह जाएगा। मटमैले जल से मिट्टी को अलग करने के लिए निस्यंदन, जिसको अपसादन बोलते हैं, और उसके बाद आप निस्तारण भी करेंगे। तो इसमें क्या है, अघुलनशील ठोस जो होते हैं वो अलग रहते हैं, द्रव में तैरते रहते हैं, उनको आप अलग करेंगे। चाय से चाय पत्ती, तो निस्यंदन करेंगे इसमें, यानी कि चलनी से इसको छानेंगे। ये ठोस से द्रव को पृथक करने की विधि है। लोहे की कीलें प्लस बुरादा, तो इसमें आप चुंबकीय पृथक्करण का प्रयोग करेंगे। लोहा चुंबकीय पदार्थ में, लोहा जो है वो चुंबकीय पदार्थ है, इसीलिए वो चुंबक में चिपक जाएगा। तो आप वहाँ से लोहे की कीलें और बुरादा जो है वो अलग कर सकते हैं। अनाज से भूसी अलग करने के लिए आप ओसाई विधि का प्रयोग करेंगे। इसमें भारी और हल्के में अंतर होता है। ओसाई से हल्का जो कण है वो उड़ जाएगा और दाना आपको प्राप्त हो जाएगा। फिर है फूलों से अनाज के दाने, यानी कि जो बालियां हैं उनसे अनाज के दाने कैसे प्राप्त करेंगे, तो थ्रेसिंग से करेंगे। इसमें पीट कर दानों को आप अलग करेंगे। इससे आपके रेशे हैं या बालियां जो हैं वो अलग हो जाएंगी और दाना नीचे रह जाएगा। बेसन और काले चने, तो इसके आप हस्त चयन का प्रयोग कर सकते हैं, आप हाथों से इसको अलग कर सकते हैं आकार और रंग में अंतर के आधार पर। तेल और पानी, तो तेल और पानी का निस्तारण करेंगे, बाद में अलग होते हैं, निस्तारण के बाद में अलग हो जाएंगे। तेल पानी में नहीं मिलता, ऊपर तैरता रहता है। समुद्री जल में नमक, या फिर समुद्री जल से आप नमक कैसे प्राप्त करेंगे, तो बाष्पीकरण के द्वारा जल बाष्पित हो जाएगा और शेष नमक आपको प्राप्त हो जाएगा। चावल का आटा प्लस पानी, तो छान कर आप इसको अलग करेंगे। ठोस कण अघुलनशील होते हैं तो वो पानी में नहीं घुलेंगे। फिर है लोहे का चूरा प्लस बुरादा, तो चुंबकीय पृथक्करण का प्रयोग करेंगे। इसमें चुंबकीय और चुंबकीय अंतर होगा। चुंबकीय चीज जो है वो आपके चुंबक में चिपक जाएगी और अचुंबकीय चीज चुंबक में नहीं चिपकेगी। फिर लिखा है नमक विलयन प्लस मिट्टी, तो इसमें पहले आप निस्यंदन करेंगे, बाद में इसको वाष्पीकरण करेंगे। दोनों चरणों में पृथक्करण की प्रक्रिया होगी। फिर क्विक रिवीजन हम लोग कर लेते हैं कि आज के चैप्टर में हम लोगों ने क्या क्या चीज़ें पढ़ी। सबसे पहले हमने पढ़ा था हस्त चयन, तो आकार रंग आकृति के आधार पर किया जाता है। मुख्य उदाहरण है कि दाल से कंकड़ को अलग करना या पुलाव से मिर्च को अलग करना। ये कम मात्रा में ही प्रभावी है, यानी अगर पृथक करने वाली चीज़ें कम है तभी आप हस्त चयन का प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि ये समय लेता है, टाइम टेकन है। फिर है थ्रेसिंग, तो पीटना, फूलों से दाने या फिर बाली से दानों को अलग करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। थ्रेसिंग मशीन में थ्रेसिंग होती है और ओसाई भी होती है। ओसाई क्या है, तो वायु में हल्के कण जो है वो उड़ जाते हैं। अनाज से भूसी, यानी अनाज से भूसी को अलग करना सूप के द्वारा, बंद कमरे में ये उपयोगी नहीं है। चालन का प्रयोग कण आकार और छिद्र के आधार पर होता है। आटा छानना और रेत और कंकड़ को अलग करना, ये इसके उदाहरण है। याद रखने योग्य बात यह है कि सभी छिद्र जो हैं वो एक आकार के हों। वाष्पीकरण, तो द्रव बाष्पित हो जाता है। उदाहरण नमक विलयन से नमक को प्राप्त करने में। समुद्री नमक इसी के आधार पर बनता है। अपसादन की बात करें तो भारी जो कण है वो नीचे बैठ जाएंगे, जैसे कि चाय पत्ती में चाय जो है ऊपर आ जाएगी, पत्ती नीचे हो जाती है। मटमैला जल से शुद्ध जल प्राप्त किया जा सकता है, जिससे मिट्टी नीचे बैठ जाएगी, जल ऊपर आ जाएगा। और इसके बाद अपसादन के बाद निस्तारण की प्रक्रिया होती है। तो अपसादन और प्लस निस्तारण, यही पूरी प्रक्रिया है।
निस्तारण क्या है कि ऊपरी द्रव निकालना, यानी ऊपर का द्रव निकल जाएगा और ठोस जो है या शेष जो है वो नीचे रह जाएगा। जैसे कि चावल धुलने में या फिर चाय की पत्ती, चाय बनाने में तो चाय ऊपर हो जाती है और पत्ती नीचे बैठ जाती है, लेकिन पूरी तरीके से ये नहीं होगा पृथक। फिर निस्यंदन की बात करें तो फिल्टर के छिद्र, उदाहरण क्या है तो मटमैला जल और चाय छानना। याद रखने योग्य बातें हैं कि अघुलनशील ठोस के लिए ही ये विधि है। मथना की बात करें तो आधार इसका है घनत्व के आधार पर। मुख्य उदाहरण है तो दही से मक्खन और छाछ प्राप्त करना। याद रखने योग्य बातें ये हैं कि हल्का ऊपर आ जाएगा और भारी नीचे बैठ जाएगा। चुंबकीय पृथक्करण तो आधार इसका है चुंबकीय और चमकीय पदार्थ। तो मुख्य उदाहरण में क्या जाएगा, लोहा प्लस बुरादा, यानी लोहा के कण और बुरादा अगर मिला हुआ है तो आप चुंबकीय पृथक्करण का यूज करेंगे। उद्योग में विद्युत चुंबक का उपयोग किया जाता है। अब हम लोग डिस्कस करेंगे इसके वस्तुनिष्ठ प्रश्न पर, जो कि वीपीएससी के लेवल से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि फसलों की कटाई के बाद अनाज को पृथक करने की विधि के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। कथन ये है कि अनाज के फूलों यानी कि जो उसकी बालियां हैं उसको पीट कर उनमें से अनाज के दानों को अलग करने की प्रक्रिया थ्रेसिंग कहलाती है। बिल्कुल सही है। ओसाई विधि का उपयोग मिश्रण के भारी अवयव अनाज और हल्के अवयव भूसा को पवन या वायु के झोंकों द्वारा पृथक करने के लिए किया जाता है। फिर है आधुनिक थ्रेसर मशीन केवल थ्रेसिंग का कार्य करती है, ओसाई के लिए मानव श्रम की आवश्यकता होती है। तो देखिए इसमें आपका पहला बिल्कुल सही था और दूसरा भी सही था कि हल्के कणों को आप क्या करेंगे, वायु के माध्यम में, इधर वायु प्रभावित होगी, वायु जिधर बह रही होगी उधर अगर आप सूप से उसको अलग करेंगे तो भूसी उड़ जाएगी और दाने आपको प्राप्त हो जाएंगे। इसमें आपका पहला और दूसरा सही है, लेकिन तीसरा गलत है, क्योंकि आधुनिक थ्रेसर मशीन जो है वो थ्रेसिंग का कार्य करती है और ओसाई का भी कार्य करती है। फिर देखिए इसमें क्वेश्चन ये बनता है कि उपयुक्त कथन में कौन सा कथन सत्य है। तो कथन जो सत्य है वो आपका पहला और दूसरा ही सही है, तीसरा आपका गलत है। तो देखिए पहला और दूसरा आपका ऑप्शन नंबर ए में है, तो आपका ए ऑप्शन ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट है, कथन है कि चाय बनाने के बाद चाय की पत्ती को द्रव से पूरी तरीके से अलग करने के लिए निस्तारण की तुलना में निस्यंदन अधिक उपयुक्त विधि है। फिर है, कारण यह है कि निस्तारण की प्रक्रिया में बर्तन को तिरछा करने पर द्रव के साथ कुछ चाय की पत्तियां भी आ जाती हैं, जबकि निस्यंदन में प्रयुक्त चलनी उसे पूरी तरीके से रोक लेती है। बिल्कुल सही है, हमने आपको बताया था कि निस्तारण जो है वो पूरी तरीके से जो है वो पृथक नहीं कर पाता है चीज़ों को। फॉर एग्जाम्पल जब आप चावल धुलते हैं और चावल जिस पात्र में होता है उस पात्र को तिरछा करेंगे तो जो द्रव है वो निकल जाएगा, लेकिन पूरी तरीके से द्रव जो है वो जो चावल है उससे नहीं निकलेगा। इसके लिए आपको निस्यंदन करना पड़ेगा, यानी कि उसको छानना पड़ेगा। तो कथन भी सही है, कारण भी सही है, और कारण जो है वो कथन की सही व्याख्या कर रहा है। तो इसमें ए जो है ऑप्शन वो ठीक है, ए और आर दोनों सत्य हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, समुद्र जल से साधारण नमक प्राप्त करने की प्रक्रिया का सबसे सटीक वैज्ञानिक विवरण क्या है। तो इसमें सबसे सटीक क्या है, समुद्री जल को उथले गड्ढे में रखा जाता है जहां धूप और हवा के संपर्क में जल वाष्पित हो जाता है और ठोस नमक शेष रह जाता है। ये हमने जब आपको भी चैप्टर पढ़ाया था तभी हमने आपको एग्जाम्पल बताया था और बताया भी था किस तरीके से समुद्र के जहाँ पर समुद्र होंगे उसके बाहर लोग क्या करते हैं, श्रमिक इस तरीके से क्यारियाँ बना देते हैं और उसमें समुद्र के जल को इकट्ठा कर देते हैं। ये जल जो होता है वो वाष्पित होकर के ऊपर उठ जाता है और शेष इसकी तली में इस तरीके से सफ़ेद सफ़ेद जो नमक है वो आपको प्राप्त हो जाता है। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब दूध या दही को मथनी से मथा जाता है तो मक्खन अलग हो जाता है। पृथक्करण की इस मथना विधि में कौन सा भौतिक सिद्धांत कार्य करता है। पढ़ाते टाइम हमने आपको बताया था कि इसमें घनत्व का सिद्धांत कार्य करता है। ऑप्शन भी देखिए कि मथने की प्रक्रिया में मक्खन हल्का होने के कारण छाछ के ऊपर तैरने लगता है, यानी जब आप मथेंगे दही को तो मक्खन ऊपर आ जाता है और छाछ जो है वो नीचे तली में बैठ जाता है। तो इसमें घनत्व का सिद्धांत कार्य करता है, ऑप्शन इसका बी सही है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 5 कि आपको लोहे की कील, रेत और सादा नमक का एक सूखा मिश्रण दिया जाता है। बिल्कुल सही। इन तीनों अवयवों को पूरी तरीके से पृथक करने के लिए अपनाए जाने वाले चरणों का सबसे सही वैज्ञानिक क्रम क्या होगा।
तो देखिए सबसे पहले तो आपको लोहे की कीलें, रेत और सादा नमक दिया जाएगा। तो सबसे पहले तो आप चुंबकीय पृथक्करण का प्रयोग करेंगे, जिसकी सहायता से आप लोहे की कीलों को आसानी से अलग कर लेंगे। वाष्प में शेष आपको क्या बचेगा? तो आपका शेष बचेगा रेत और नमक बचेगा। तो इसमें आपका सबसे सही जो ऑप्शन है वो आपका ऑप्शन सी होगा। सबसे पहले तो आप चुंबकीय पृथक्करण करेंगे, जिसमें आपकी कीलें अलग हो जाएंगी चुंबक से चिपक के। उसके बाद में जल मिलाना, फिर निस्यंदन, उसके बाद वाष्पीकरण। तो इस तरीके से आपको सारी चीज़ें जो हैं वो मिल जाएंगी। कैसे ये काम करेगा? तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन में आंसर में हमने इसको डिटेल में लिखा है कि सबसे पहले चुंबक का प्रयोग करके लोहे की कीलों को अलग कर लेंगे। उसके बाद में आपका बचेगा रेत और सादा नमक, जिसमें आप पानी मिला देंगे। जब पानी मिलाएंगे तो नमक उसमें घुल जाएगा। जब नमक उसमें घुल जाएगा, इसके बाद आप निस्यंदन करेंगे, यानी कि फिल्टर करके रेत को अलग कर लेंगे। शेष आपका उसमें क्या बचेगा? नमक मिला हुआ पानी। उसको आप वाष्पीकृत करेंगे। जब वाष्पीकृत करेंगे तो पानी उड़ जाएगा और आपको फिर से पुनः नमक जो है वो प्राप्त हो जाएगा। तो आपका सबसे सही इसमें ऑप्शन सी है, पृथक्करण, जल मिलाना, निस्यंदन और वाष्पीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 6 है कि मटमैले यानी कि गंदे जल को शुद्ध करने के लिए प्रक्रिया में प्रयुक्त विधियों पर विचार करिए। पहली विधि ये है कि मटमैले जल को बिना हिलाए कुछ समय तक छोड़ देना, ताकि भारी अघुलनशील मिट्टी नीचे बैठ जाए। ये अपसादन कहलाता है। नेक्स्ट है भारी कणों के नीचे बैठने के बाद बर्तन को तिरछा करके साफ जल को धीरे धीरे दूसरे बर्तन में उड़ेलना, निस्तारण कहलाता है। फिर है कि निस्तारित जल में बची हुई अत्यंत सूक्ष्म अशुद्धियों को कपड़े या फिल्टर पात्र से छानना, निस्यंदन कहलाता है। तो देखिए तीनों चीज़ें ही सही हैं। हमने जब पढ़ाया था तो हमने बताया था आपको कि अपसादन के बाद की जो प्रक्रिया होती है वो निस्तारण कहलाती है। तो ये तीनों ही सही हैं। इस तरीके से आप गंदे या मटमैले जल से शुद्ध जल जो है वो प्राप्त कर सकते हैं। किस तरीके से? फिल्टर के माध्यम से। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी देखिए, 1, 2 और 3 ये तीनों ही सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 कि हस्तचयन विधि के उपयोग में व्यवहारिक सीमाओं के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? तो इसमें ऑप्शन बी देखिए कि यह विधि तब सुविधाजनक सिद्ध होती है जब पृथक किए जाने वाले अवांछित कण जैसे कंकड़ या भूसी कम मात्रा में हो और उन्हें हाथ से सहजता से उठाया जा सके। ये हम आपको डिटेल में ऊपर पढ़ा चुके हैं। ऑप्शन इसका बी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची है, एक तरफ पृथक्करण की विधि है और दूसरी तरफ मिश्रण का प्रकार है। इसको आपको सही मिलाना है। तो देखिए चालन यानी चलनी का प्रयोग आप कब करेंगे? तो आटे से चोकर जैसे भिन्न आकार वाले ठोस कणों का मिश्रण को अलग करने के लिए। चुंबकीय पृथक्करण, तो देख लीजिए कहाँ पर लोहे की बात कही गई। लोहे की बात कही गई ऑप्शन ए में। लोहे के चूरे और लकड़ी के बुरादे का अपशिष्ट मिश्रण, इसको अलग करना है तो आपको चुंबकीय पृथक्करण करना होगा। फिर है बाष्पीकरण, तो बाष्पीकरण का उपयोग कब होगा? द्रव में घुले हुए ठोस को पृथक करने के लिए बाष्पीकरण का उपयोग किया जाएगा। तो ए का 3, बी का 1 और सी का 2। राइट आंसर देखिए ऑप्शन ए में ही है, ए का 3, बी का 1 और सी का 2। यही आपका राइट जो मिलान है वो होगा। तो ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कथन और कारण का। कथन ये है कि आयुर्वेद में जड़ी बूटियां को सुखाने के लिए प्रायः उन्हें तेज धूप के बजाय छाया में सुखाया जाता है। कारण ये है कि छाया में सुखाने की प्रक्रिया से केवल अतिरिक्त जल का धीरे धीरे बाष्पीकरण होता है, जिसमें औषधियों का महत्वपूर्ण भाग नष्ट नहीं होता और बचा रहता है। देखिए दोनों ही बातें बिल्कुल सही हैं। आपका कथन भी सही है, कारण भी सही है, और कारण जो है वो कथन की सही व्याख्या कर रहा है। जब आप इसको छाया में सुखाएंगे तो इसके जो महत्वपूर्ण भाग है, महत्वपूर्ण गुण है, वो नष्ट नहीं होंगे। तो ऑप्शन इसका ए बिल्कुल सही है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन कि निस्यंदन प्रक्रिया में उपयोग किए जाने वाले निस्यंदक के संदर्भ में कौन सा कथन विज्ञान सम्मत नहीं है? अच्छा, विज्ञान के अकॉर्डिंग सही नहीं है, ये आपको बताना है। तो इसमें ऑप्शन सी देखिए कि निस्यंदक का चुनाव पृथक की जाने वाली सामग्रियों के कणों के आकार पर बिल्कुल निर्भर नहीं करता है। कोई भी निस्यंदक किसी भी मिश्रण के लिए प्रयुक्त हो सकता है। तो यही आपका विज्ञान की दृष्टि से सम्मत नहीं है। ऑप्शन इसका सी जो है वो राइट होगा। क्यों होगा?
क्योंकि कथन सी गलत है, क्योंकि विज्ञान के अनुसार निस्यंदक का चुनाव हमेशा पृथक की जाने वाली सामग्री के कणों के आकार पर ही निर्भर करता है, जो हम आपको ऊपर बता चुके हैं कि इसके लिए कणों का एक समान होना जरूरी है या एक जैसा होना जरूरी है। तो ये थी हमारी आज की वीडियो, जिसमें हम लोगों ने इस चैप्टर को डिस्कस किया और लास्ट में इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस किया, जो कि बीपीएससी के एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जिन लोगों को इसका पीडीएफ चाहिए वो लोग हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा, जहाँ से आप इसका एक क्विक रिवीजन कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।